गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर और उससे रिलेटेड एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ वोडाफोन। ये आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न है वोडाफोन कंपनी का। सो यहाँ पर जो इंडियन कंपनी जिसका जो इंडियन अंडरलाइंग कंपनी है जिसको इनडायरेक्टली सेल किया गया है वो है HEL, दैट इज हच SR लिमिटेड। हच SR लिमिटेड। सो दिस इज द कंपनी विच इज इनडायरेक्टली सोल्ड। सो बात चालू होती है, कहानी चालू होती है ईयर 1992 से, जब HTIL जो कि एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है उसने इनडायरेक्टली HEL के 67% शेयर्स परचेज किए थ्रू केमन आइलैंड रिलेटेड CGP इन्वेस्टमेंट और मॉरिशियस रिलेटेड 8 एंटिटीज की मदद से। सो एज ऑफ नाउ 1992 में HTIL ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी HEL के 67% शेयर परचेज किए, बाकी 33% इंडियन कंपनी SR लिमिटेड के थे। ये ट्रांजैक्शन हुआ था ईयर 1992 में। नाउ बैक कमिंग टू ईयर दिसंबर 2006। दिसंबर 2006 में CGP इन्वेस्टमेंट जिसके पास HEL के शेयर्स हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट होल्डिंग है, उस CGP इन्वेस्टमेंट को HTIL ने बेच दिया। किसको बेच दिया? वोडाफोन नीदरलैंड्स को। सो 2006 में वोडाफोन नीदरलैंड्स ने परचेज किया है CGP इन्वेस्टमेंट को HTIL से। दिस इज अ हांगकांग बेस्ड कंपनी। सो यहां पर बेचा गया है CGP इन्वेस्टमेंट को, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि HTIL का जो इंडिया में स्टेक था HEL में 67% स्टेक, ये अब वोडाफोन के पास चला गया है। सो HEL का इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम HTIL टू वोडाफोन। सो 1992 में परचेज किया, 2006 में बेच दिया। सो नाउ कम्स द इनकम टैक्स एंगल। सो व्हाट इज द इनकम टैक्स एंगल? सो टैक्स अथॉरिटी इश्यूड अ नोटिस टू वोडाफोन NL कि भाई आपने इस ट्रांजैक्शन पर जो कि आपने आपने शेयर्स परचेज किए CGP इन्वेस्टमेंट के, किससे? HTIL से, तो इस पर आपने विथहोल्डिंग टैक्स या TDS नहीं काटा। सो दिस वाज द नोटिस विच वाज इशूड by the income tax department to Vodafone NL, right? So now इसको थोड़ा सा और रीड करके समझते हैं। So I am reading here: in connection with the transaction, the Indian tax authorities issued a notice to Vodafone NL inquiring as to why Vodafone NL should not be treated as taxpayer in default for not withholding taxes on its payment to HTIL। सो HTIL को पेमेंट करते समय TDS क्यों नहीं काटा गया, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा वोडाफोन NL को। नाउ व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंटली? सो सब्सिक्वेंटली वोडाफोन नीदरलैंड्स फाइल्ड अ रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। नोटिस की वैलिडिटी पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दिया और उन्होंने कहा, while dismissing the petition filed held by the said transaction would be subject to the scrutiny of the income tax department for the reason that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dominant purpose of the transaction was to acquire the controlling interest in HEL, and accordingly the notice issued prima facie could not be termed as erroneous। so नोटिस को एरोनियस नहीं माना जा सकता है, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें HEL का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदने की इनडायरेक्ट कोशिश की गई है, और HEL इज एन इंडियन कंपनी। सो उसके बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो विथहोल्डिंग टैक्स का नोटिस भेजा है वो एरोनियस नहीं है। सो
हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दिया. सो the the company that is went Vodafone NL went to Supreme Court. उन्होंने SLP that is special leave petition फाइल किया. And so pursuant to the order of the High Court, Vodafone NL filed a special leave petition before the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ही रूलिंग दिया और उन्होंने कहा Supreme Court, however, dismissed the SLP and held that the jurisdictional issue would have to be examined by the tax department as a preliminary issue. तो उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुरिस्डिक्शनल इशू को क्लोज करेगा कि उनको जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है. सो सुप्रीम कोर्ट ने वापस मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ थ्रो कर दिया. सो नाउ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट दे डिड. So, pursuant to the observation of the Supreme Court, the income tax authorities asserted they had jurisdiction to tax the transaction, and considering the fact that Vodafone NL had had failed to withhold tax under the provisions of income tax law, it was treated as taxpayer in default. So, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें भाई जुरिस्डिक्शन है और ये डिफॉल्ट है वोडाफोन एनएल का, उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा. सो दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट टैक्स पेयर इन डिफॉल्ट. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ये डिसीजन दिया, सो वोडाफोन एनएल वापस हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया और इस बार उन्होंने ये जो ऑर्डर था उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया. So aggrieved, Vodafone NL challenged this order before the High Court by way of a writ petition. While High Court ने again Income Tax Department के favor में judgment दिया. While dismissing the petition, the High Court held that the tax authority had jurisdiction to tax the transaction. तो उनको jurisdiction था, तो ये आप SSC in default हैं. So this was the final conclusion of the High Court. वोडाफोन एनएल ने वापस सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन. एंड हियर कम्स द टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया दैट ओवर रूल्ड द हाई कोर्ट जजमेंट. एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. सो दे सेड सुप्रीम कोर्ट in the landmark ruling held that the indirect transfer would not be taxable in India. Further, Supreme Court accepted that the tax planning within the framework of law is permissible unless planning is sham or through colorable devices. So यहाँ पर हो क्या रहा है that सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई HEL को जो एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, HEL का जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, ये किस तरह से हुआ है कि CGP इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है जो कि एक नॉन रेसिडेंट है, वोडाफोन एनएल ने परचेज किया है जो कि एक नॉन रेसिडेंट है, और सेलर जो कि STIL है ये भी एक नॉन रेसिडेंट है. सो दो नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, STIL और वोडाफोन एनएल के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है. और जो एसेट बेचा गया है वो HEL नहीं है, वो डायरेक्ट जो एसेट बेचा गया है वो CGP इन्वेस्टमेंट है जो भी इंडिया के बाहर है. राइट. सो इस तरह के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लग सकता. दिस वॉज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वन हैज टू लुक at the legal effect only. In the present case, the transfer was taking place between two non-residents of such asset, which is situated outside India. Right? So, the Supreme Court held that one has to look at the contract and not look through the contract. So, इस तरह के डिसीजन आने के का इम्पैक्ट ये हुआ. Accordingly, indirect transfer are not taxable to tax in India under the Act, and accordingly, Vodafone was not required to withhold any taxes. Supreme Court ने डिसाइड कर दिया कि भाई इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर कोई टैक्स इम्पैक्ट इंडिया में नहीं होता है, तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा. देयर इज नो डिफॉल्ट फ्रॉम वोडाफोन एनएल. नाउ कम्स द अनदर लैंडमार्क, दैट इज इन फाइनेंस एक्ट 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 9(1) है उसका रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया थ्रू एक्सप्लेनेशन नंबर 5. सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है उसको उन्होंने
ऐड किया या अमेंडमेंट किया, और ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, और उन्होंने क्या बोला, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट an asset or capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the shares or interest derived directly or indirectly its value substantially from asset located in India. So एक्सप्लेनेशन 5 में ये क्लियर कर दिया कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर विल बी टैक्सेबल एज फार एज इंडियन टैक्स लॉ इज कंसर्न्ड. सो इसका इफेक्ट क्या हुआ? द इफेक्ट of the amendment is that the transfer of shares of a company outside India deriving substantial value from assets located in India will be deemed to be an asset located in India, and therefore capital gain arising on the sale of the shares will be taxable in India as income has deemed to accrue or arise in India. The amendment was made with retrospective effect from the date in which the act had come into force, that is 1st April 1962. Now, uh, with this retrospective amendment made, indirect transfer is taxable as far as Indian tax law is concerned. But what is the situation when we discuss the double taxation avoidance agreements? So let us have that viewpoint also. So we will discuss indirect transfer and interplay of DTAA. So indirect tax transfer with the retrospective amendment in section 9(1) has now become taxable in India. But what about the DTAA? So अगर इंडियन टैक्स लॉ और DTAA को कंपेयर किया जाए, तो DTAA अगर बेनिफिशियल है तो SSC has the right to opt for DTAA, right? So there can be two scenarios. Scenario number one: India may have right to tax direct transfer but does not have right to tax indirect transfer from the DTAA. So union there in the case of article 13 first of all relates to capital gain. So इंडिया जर्मनी का जो आर्टिकल 13 है वो क्या बोलता है? सो क्लॉज नंबर 4 ऑफ आर्टिकल 13 सेज that gain from the alienation मतलब sale of shares in a company which is a resident of a contracting state may be taxed in that state. So यहां पर जो आर्टिकल 4 है ये बात कर रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर की, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड देन द क्लॉज 5 सेज gains from the alienation or sale of any property other than that referred to in paragraph 1 to 4 shall be taxable only in the contracting state of which the alienator, that is the seller, is a resident. So ये हमारे केस में जो हमारे केस में सेलर कौन है? सो हमारे केस में जो सेलर है वो हांगकांग बेस्ड HTIL है. सो यहाँ पर जो टैक्स अगर कोई लगा सकता है तो वो हांगकांग में लग सकता है, ना कि इंडिया में, राइट? सो एज पर सिनेरियो 1, जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 है ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करता है, डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करता है. आर्टिकल 5 बात करता है कि रेसिडेंस रूल लगेगा, और सेलर का जो कंट्री होगा, रेसिडेंट कंट्री होगा, सेलर जहां का रेसिडेंट होगा उसको राइट है टैक्स लगाने का, तो इंडिया को राइट नहीं है. सो अगर इस तरह के कंट्रीज है जहां पर इस तरह का रूलिंग है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में रूलिंग है, तो उस केस में इंडिया को टैक्स नहीं मिलेगा. इवन दो लोकल टैक्स लॉज में, इनकम टैक्स एक्ट में हमने चेंज कर दिया, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी हम टैक्स, इंडिया टैक्स इस पर नहीं लगा सकता. सो जर्मनी, सिमिलरली स्विट्जरलैंड, UAE, लग्जमबर्ग, रशिया, सीरिया, हंगरी, आयरलैंड, पोर्टुगाल, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन हैव सिमिलर लैंग्वेज इन द कैपिटल गेन आर्टिकल. सो इन कंट्रीज में इवन दो डोमेस्टिक लॉ में हमने चेंज कर दिया लेकिन हम टैक्स नहीं लगा पाएंगे, राइट? सो दिस इज सिनेरियो नंबर 1. लेकिन कुछ DTAA इस तरह से है, उनकी जो वर्डिंग्स हैं, जैसे कि इंडिया और UK की जो DTAA है उसमें वर्डिंग्स कैसी है?
Article 13, except as provided in Article 8, that is air transport, and 9, that is shipping, of this convention, each contracting state, मतलब इंडिया और यूके दोनों, may tax capital gain in accordance with the provisions of domestic law. सो डोमेस्टिक लॉ में अगर रूल है तो आप टैक्स लगा सकते हो. सो अगर ये ट्रांजेक्शन कोई इंडिया डीटीडबल ए के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हम डीटीडबल ए में भी इंडिया टैक्स लगा सकता है. इस तरह की जो वर्डिंग्स हैं ये यूके के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, यूएस के साथ, ब्राजील के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ जो हमारा जो एग्रीमेंट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में है, इसमें इस तरह की वर्डिंग है. सो सिनेरियो 2 अगर होगा, सो इंडिया में हैव राइट टू टैक्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर अंडर द डीटीडबल ए. So this was all about Supreme Court landmark judgment in the case of Vodafone. Thank you very much.